नमस्कार आप सभी को। मैं ममता माथुर रविंद्र मंच से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज इस श्रृंखला में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ब्रीदिंग स्पेस संस्था के द्वारा नाटक बड़े भाई साहब। नाटक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी और नाटक का निर्देशन किया है अभिषेक गोस्वामी जी ने। तो चलिए देखते हैं आज का नाटक बड़े भाई साहब। नमस्कार। ब्रीदिंग स्पेस ड्रामा कंपनी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तत्वाधान में थिएटर इन स्कूल सीरीज के तहत पेश है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पर आधारित नाटक बड़े भाई साहब। मैं भी जा रहा हूँ। अरे पानी ले जा। तू क्यों जा रहा है? यार बहुत डांटते हैं यार। अरे कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। कौन सा? टीचर वाला। ठीक है। चलो टीचर। मैं टीचर। है ना? हटा दे इसको। तू रमेश। मैं तू आगे बैठ ना। प्रणाम मार साहब। शाबाश। प्रणाम मार साहब। शाबाश। ठीक है। तो आज हम 2 का पहाड़ा सीखेंगे। कितने का? 2 का। तो मेरे साथ दोहराओ। 2 एकम 2। इसको रहने दो। 2 दूनी 4। ये सब है बेकार। 2 तिया 6। इसको रहने दो। 2 चौके 8। अरे बस कर मेरे पास। खड़ा हो। हाँ तू चश्मे वाले खड़ा। चल मुर्गा। हाँ मुर्गा। मैं टीचर हूँ ना। टीचर जो बोलता है सही होता है। चल मुर्गा बन। चल बाहर भेज तुम्हें। हाँ चल तू क्या हंस रहा है? खड़ा हो जा। चल मुर्गा बन जा। अरे लाली तू अकेली क्या करेगी? तू भी मुर्गा बन जा। मैं मुर्गा नहीं बन सकती। अरे ये मुर्गी बनेगी। टीचर है। चुप। अब यही से बोलो। 2 एकम 2। 2 एकम 2। 2 दूनी 4। 2 दूनी 4। 2 तिया 6। इसको रहने दे। घर पहुंच। गए। अब नहीं यार। देख नहीं अरे बहुत मारेंगे यार। एक बहुत टाइम से यार। तेरी पसंद का कौन सा? गेंद। जल्दी प्लीज। ये रही गेंद मेरे पास। हाँ ठीक है। चलो पहले पुकारो। हाँ मिला साथी जो नहीं मिला वो भी साथ। ठीक है। हम दोनों तुम दोनों। हाँ ठीक है। टॉस कर ले। देख अगर गीला है तो तेरा, सूखा है तो मेरा। हाँ ठीक है। गीला। पीछे हो जा। अरे पीछे हो जा। बहुत दूर जाएगी। जा। चांद पे चली। देखता हूँ अब तेरे को। मुंह बचा लेना अपना। चल यार छोड़ दूंगा, 3 कर दूंगा। रेडी 3 2 1। अरे इधर घर चल। सबको मिलके चल।
धो के पढ़ने बैठो। जब देखो खेल खेल खेल। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जिस उम्र में मैंने शुरू किया, लेकिन सीखने जैसे महत्व के मामले में वो बहुत तसल्ली से काम लेना पसंद करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था और वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की और वो 14 साल के थे। अब उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। a plus b plus c का होल क्यूब इज इक्वल a plus b plus c का होल। वो स्वभाव से बहुत पढ़ाकू था, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी के पिछले पन्ने पर चिड़ियों, बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही शब्द या वाक्य या अक्षर को 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना तो कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। जैसे मैंने एक बार उनकी कॉपी पर यह लिखा हुआ देखा, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटे तक। और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन नाकाम रहा, और उनसे पूछने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। भाई मैं 5वीं जमात में और वो 9वीं जमात में। अब उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए तो जैसे छोटा मुंह और बड़ी पात। Once upon a time, there was a crow. Crow यानी कौवा. He was very thirsty. Thirsty यानी प्यासा. He went to whale. Whale यानी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटा भी एक किताब लेकर बैठना मेरे लिए तो पहाड़ जैसा था, और मौका पाते ही मैं तो हॉस्टल से निकलकर सीधा मैदान में आ जाता, और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी गिल्ली डंडे खेलता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसे आवाज में पूछा जाता था, और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन। ना जाने क्यों ये हिम्मत ही नहीं होती थी कि ये कह सकूं कि जरा बाहर खेल रहा था। अब मेरा मौन ये कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब को यह मौका मिल जाता कि वो गुस्से से भरे हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। पढ़ो। IN in, OUT out, UNDER under, OVER over, AT। अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक खत्म ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। अरे नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। अरे तब कहीं जाकर ये विधा आती है, और आती क्या है, कहने को आ जाती है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। तो मैं कहता हूँ तुम कितने भौंत हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अरे मैं रात दिन कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो।
और अगर नहीं देख पाते तो फिर तुम्हारी आंखों का कसूर, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। आए दिन कितने ही मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं तो पास नहीं भटकता। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पड़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि खेलकूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और फिर मजे से ही गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इतनी जान तोड़ के मेहनत करने की शक्ति मैं अपने अंदर नहीं पाता था और उसी निराशा में कुछ देर के लिए सोचता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बस का नहीं है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आता। लेकिन फिर घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं ये प्रण लेता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना कोई भी प्लान बनाए, बिना कोई नक्शा तैयार करे कोई भी काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलने कूदने की जगह बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल सुबह 6 बजे उठकर मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाना, फिर 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करके स्कूल, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, 6 से 6:30 तक हॉस्टल के सामने टहलना, फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन और फिर भोजन, फिर 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर समय बेहद ही मूल्यवान संपत्ति होती है। इससे Once upon a time there was a group. It was good. इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, लोगों का उस पर। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती थी। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव भाग, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे ना चाहते हुए भी अपने ओर ले जाती और ना चाहते हुए सब कुछ भूल जाता। अरे वो जानलेवा टाइम टेबल वहां कोट पुस्तक किसी की याद नहीं होती। और फिर से भाई साहब को मेरी नसीहत और फजीयत का मौका मिल जाता। मैं उनके साये से भी दूर भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता था। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनको खबर नहीं हो, क्योंकि उनकी नजर मेरी तरफ उठी हो। मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती थी, लेकिन फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी इंसान मोह और माया के बंधनों में जकड़ा रहता है, मैं इतनी डांट, इतनी फटकार खाने के बावजूद खेलकूद से दूर नहीं रह सकता। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब परिणाम आ गया। भाई साहब फेल हो, मैं पास हुआ और क्लास में फर्स्ट भी आया। अब मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया था। मेरे जी में आया आज भाई साहब ऑर्डर तो आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, अरे मजे से खेलता भी रहा, क्लास में फर्स्ट पे आया, लेकिन बेचारे इतने दुखी, इतने उदास थे कि मुझे उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा कि भाई साहब का वो रौब अब मेरे ऊपर नहीं रहा। मजे से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अब अगर फिर से उन्होंने मेरी फजीयत की ना, साफ क्या कहूं, अरे आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, क्लास में फर्स्ट भी आया।
जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर था कि अब भाई साहब का वो आतंक मेरे ऊपर नहीं था। उन्होंने भी इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। और एक दिन सुबह जब मैं सारा वक्त गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के लिए लौटा तो उन्होंने मानो तलवार खींच ली और मेरे ऊपर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान ये घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। अरे फिर तुम्हारी क्या स्थिति है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या मैं यूं ही पढ़ गए? अरे इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। या आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार भी बहुत बड़ा हुआ है लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। अरे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? अरे घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई से एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर घमंड ना करे, इतराए नहीं। घमंड किया और दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। रवि तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये बात समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अरे अंधे के हाथ में बटेर लग गई है और बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। अरे कभी कभी तो गिल्ली डंडे में भी अंधाचोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना हो, मेरे दर्जन आओगे तो दांतों तले पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम याद कर लेना आसान समझते हो। 8 तो हेनरी गुजरे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ याद करना आसान समझते हो? अरे हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। अंडा भी ना मिलेगा, अंडा भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2M, 3M, 4M, 5M लगाते चले गए। मुझसे पूछते 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ ब ज की जगह ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे कोई निर्दयी परीक्षकों से क्यों नहीं पूछता कि आखिर आ ब ज और आ ज ब में क्या फर्क है और क्यों व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हो? भाई दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी का इसमें क्या रखा है? लेकिन इन परीक्षकों को परवाह। अरे वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और मैं पूछता हूं इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। अरे पूछिए किससे प्रयोजन? तो दुगना नहीं चौगुना हो जाए। क्या आदर है मेरी बला से? लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कलम हाथ में लिए कॉपी सामने खोले उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, लोगों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। अब इतनी सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। इस समय की बचत नहीं, इसको दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। अरे हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने तो रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। अब छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? और अनर्थ तो यह है, कहा जाता है कि संक्षेप में लिखिए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखिए जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने में शायद 200 पन्ने लिखाते। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। अरे है उल्टी बात या नहीं है? एक बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन अध्यापक, उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जन आओगे ना लाला तो ये सारे पापड़ मिलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इस क्लास में फर्स्ट आ गए तो जमीन पे पैर नहीं टिकते तुम्हारे। तुमसे 5 साल बड़ा हूं, जो कुछ कह रहा हूं उसे गिरे बांधिए, नहीं पछताएंगे नहीं आगे जाकर। स्कूल का समय हो गया वरना ना जाने ये उपदेश वाला कब खत्म हो। भोजन भी आज मुझे निस्वाद से लग रहा था। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो जान ही ले लिया।
भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरी आंखों के सामने खींचा, उसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब होता है। लेकिन फिर भी, इतने पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। पढ़ता भी था, लेकिन बहुत कम। सिर्फ इतना कि रोज का होमवर्क पूरा हो जाए और क्लास में बेइज्जत ना होना। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से गायब हो गया और फिर से चोरों का सा जीवन कटने लगा। ओए, आया! फिर से वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब, परिणाम आ गया। देखा, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल। मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी, लेकिन पता नहीं कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात को 9 बजे तक इधर, फिर सुबह 6 बजे से उधर, फिर 6:30 से 9:30 स्कूल जाने से पहले। चेहरे की चमक उड़ गई थी, लेकिन बेचारे फेल। मुझे उन पर दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। काश अगर मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। लेकिन अब होने के बाद कौन टाल सकता। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 1 साल का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल विचार आया कि कहीं भाई साहब और 1 साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस बुरे विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। भाई आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते थे। हाँ, मुझे उस वक्त जरूर बुरा लगता था, लेकिन ये शायद उनके उपदेशों का ही नतीजा है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूं, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब की बार भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। और कई बार मुझे डांटने का मौका पाकर भी उन्होंने बहुत धीरज से काम लिया। शायद अब वो ये समझने लगे थे कि उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी मनमानी भी बढ़ गई और मैं उनकी सहनशीलता का गलत फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बहुत बलवान है। इसीलिए उनके डर के मारे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। अब मुझे एक नया शौक पैदा हो गया था, पतंगे उड़ाने का शौक। सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था, लेकिन मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर से बचाकर ही पतंगबाजी किया करता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को ये कतई संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। ऐसे ही एक शाम हॉस्टल से दूर बेतहाशा मैं एक पतंग के पीछे दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस पतंग की ओर जो लहराती हुई जमीन की तरफ आ रही थी। बालकों का एक पूरा टोला पीछे से आ रहा था। किसी को अपने आगे पीछे कोई खबर नहीं थी। हर कोई उस पतंग के साथ आसमान में उड़ रहा था जहां सब जंगल है, ना मोटर कार है, ना ट्राम है, ना गाड़ियां। अरे इन नाबारा लड़कों के साथ ही ढेले की पतंग के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि नीची जमात में नहीं हो, अरे 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। अरे आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि 8वां दर्जा पास करके तो लोग नायाब तहसीलदार हो जाते थे। अरे मैं कितने मिडिलशिप को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट है। अरे कितने 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं। तुम उसी 8वीं दर्जे में आके ढेले की पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। अरे तुम समझदार हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो समझदारी किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते हो
कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही क्लास में क्यों ना आ जाओ, और इन परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरी क्लास में आ जाओ। तो चाहे 1 साल बाद तुम मुझसे आगे ही क्यों ना निकल जाओ, तुम में और मुझ में जो 5 साल का अंतर है ना, जो तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और रहूंगा। मुझे दुनिया का, जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLT क्यों ना हो जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन उन्हें हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का, जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अरे अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8 महीने ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम, लेकिन ऐसी हजारों बातें हैं जिनको उन्हें हमसे तुमसे ज्यादा पता है। अरे भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पांव भूल जाएंगे, दादा को ताड़ देने के सिवा और कुछ ना सूझेगा तुम्हें। लेकिन यही तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को ताड़ कर दे, ना घबराए ना बदहवास, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करें, इसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते ना कि महीने भर का खर्चा महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 से खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, इसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं? है। और यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन उनके घर में इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहां बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि मेरे समीप आ गए और स्वतंत्र हो। मेरे देख के तुम बेरा नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तुम इसका मुझे मालूम है तुम्हें अभी मेरी बातें जहर लग रही हैं, लेकिन करूंगी तो क्या। मैं उनकी इस नई बात के आगे नतमस्तक हो गया था। आज मुझे सच में अपने छोटे होने का एहसास हुआ। भाई साहब के लिए मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। हरगिज़ नहीं भाई साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आपको अधिकार भी है कहने का। अरे पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? अरे खुद बेरात चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे सिर पर है। सहयोग से उसी वक्त कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी, उसकी डोर लटक रही थी, बालकों का एक टूला पूरा पीछे से आ रहा था। भाई साहब लंबे ही उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो ये था नाटक बड़े भाई साहब। आइए कलाकारों से रूबरू होते हैं। निशांत कुमार, पूजा, निखिल, सोमेश, स्वप्निल, और इस नाटक के निर्देशक थे अभिषेक गोस्वामी। आप लोगों ने नाटक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।